चैप्टर 91। सबके चले जाने के बाद अमन की नज़र खिड़की से बाहर पड़ी। बाहर एक विशाल ताराविहीन चीख का दृश्य उसकी आंखों के खालीपन को प्रतिबिंबित कर रहा था। रात काफी अंधेरी थी, मानो यह सोचकर उसका मजाक उड़ा रही हो कि उसका भविष्य भी तारों के बिना प्रकाश की तरह अंधकारमय होगा। समय ने अमन को मानो जमकर जकड़ लिया हो और वह घुटन भरी खामोशी में लटक गया हो। उसका दिल, जो हमेशा बेहतर समय की उम्मीद में उत्साह से धड़कता था, अब भारी और ठंडा महसूस कर रहा था, जिसमें जीवन शक्ति और उम्मीद खत्म हो गई थी। ऐसा लगता है कि उसके रंग फीके पड़कर धूसर हो गए हैं, आवाजें खामोशी में बदल गई हैं और जीवन के जीवंत स्वाद बेस्वाद और नीरस हो गए हैं। दुनिया विश्वासघात की कड़वाहट से रंगी एक उदास, रंगहीन कैनवास बन गई है। धुंधले आकाश में दूर के तारों की तरह यादें टिमटिमा रही थीं, जिनमें से प्रत्येक में यादों की दुखद याद का दर्द झलक रहा था। वह जानता था कि लोग अविवेकपूर्ण हैं और गंदे तरीकों का सहारा लेते हैं, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसने अभी कोई फिल्म देखी हो। इस समय उसे एक बात समझ में आई। power.नियंत्रण.background। केवल इनके साथ ही आप बेलगाम होकर कार्य कर सकते हैं। उनके बिना आपको झुकना होगा और समझौता करना होगा। लेकिन सभी उपायों के बावजूद अगर आप बहुत आगे निकल जाते हैं तो लोग ईर्ष्या से जल उठेंगे। अगर वे आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते और दौड़ में आपका अनुसरण नहीं कर सकते तो वे दौड़ को खत्म करने के लिए हर संभव तरीका अपनाएंगे। इसका एक आदर्श उदाहरण निकोला टेस्ला थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दूरदृष्टि अकल्पनीय थी, फिर भी समय के साथ वह धूल में मिल गया। यदि आप चुप रहेंगे तो वे आपके साथ तब तक सख्ती से पेश आएंगे जब तक आप अपनी उपयोगिता पूरी नहीं कर लेते, और यदि आप रात दिन कार्रवाई करेंगे तो वे आपको खत्म करने के लिए सरकार, पुलिस और सभी प्रकार के छद्म साधनों का उपयोग करेंगे। इसलिए आपको अपना सिर झुकाना होगा, भीख मांगनी होगी और हर किसी के जूते चाटने होंगे जब तक कि आप शीर्ष पर न पहुंच जाएं और फिर अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करें। यदि आप नहीं चाहते हैं तो अमन के सामने दिन और रात एक दूसरे से चमकते हुए प्रतीत हो रहे थे। हर रोज आर्या माफी मांगने आती, लेकिन अमन एक मूर्ति की तरह बस उसे देखता रहता। ऐसा नहीं था कि वह नाराज था, बस उसे बोलने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा था। उसने जो किया वह उचित था, वह सिर्फ इसके लिए अपने अंगों का बलिदान नहीं कर सकती। अमन को ऐसी स्थितियों की उम्मीद थी। यही वजह थी कि उसने आर्या और दूसरों को अपने साथ अनुबंध में नहीं बांधा था। उनसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाना मौत के बराबर होता। वे निचले स्तर के लोगों को परेशान नहीं करते, क्योंकि उनके लिए ज्यादा कुछ न जानना आम बात थी, लेकिन जब बात ऊपरी स्तर की आती है तो वे उन्हें जाने नहीं देते। आर्या के अलावा सूरी भी हर दिन अमन से मिलने जाती थी। यद्यपि अमन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, फिर भी वह कुछ देर के लिए उसके साथ बैठकर बातचीत अवश्य करती थी। अपने संसाधनों से उसने रिचर्ड तक पहुंचने वाली एक छोटी सी कड़ी ढूंढ ली। ट्रक का ड्राइवर भागकर कहीं छिप गया था, लेकिन सूरी ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कॉल रिकॉर्डिंग हासिल कर ली थी, जिससे साबित हो गया कि रिचर्ड ही वो व्यक्ति था जो अमन को मारना चाहता था। रिचर्ड पर हमला करना आसान नहीं था, फिर भी वह तैयार थी, लेकिन अमन की पुष्टि का इंतजार कर रही थी, उसकी राय ले रही थी। हालांकि अमन ने बस ध्यान से उसकी बात सुनी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिवाय अपना सिर हिलाकर उसे रुकने का संकेत देने के। वास्तव में अब यह खबर उसे चौंकाती नहीं थी, बल्कि उसे यह बिल्कुल सामान्य लगती थी। 5 जून 03 को अमन की दुर्घटना को 6 दिन हो चुके थे। उनकी शारीरिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ था, जिससे डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनकी चिंता अब पूरी तरह से उनकी मानसिक स्थिति पर केंद्रित थी। जैसे ही सूरी अमन के केबिन से बाहर आई, आर्या ने उसे देख लिया और जल्दी से उसके पास गई तथा हताशा में सूरी का हाथ पकड़ लिया। क्या अमन ने कुछ कहा? आर्या की आवाज चिंता से कांप उठी। सूरी की आंखें, जो आमतौर पर आशावाद से चमकती रहती थीं, अब गहरी उदासी से भरी थीं और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। आर्या का दिल बैठ गया। वह अपनी छाती पर भारी पत्थर की तरह सिलसिले का वजन महसूस कर सकती थी। सूरी, हमें जल्दी से काम करना होगा, मुझे डर है कि वह। आर्या की आवाज गले में ही रुक गई। वह अपना कथन पूरा नहीं कर पाई, लेकिन सूरी उसकी चिंता समझ गया। सूरी,
शायद तुम्हें यह पता ना हो, लेकिन अमन पहले भी कुछ इसी तरह से गुजर चुका है। वह पहले भी अलग थलग और दूर दूर रहने वाला था, ठीक वैसे ही जैसे वह अब है। लेकिन जब से उसने मनोचिकित्सक से मिलना शुरू किया है, वह धीरे धीरे ठीक होने लगा है। मुझे लगता है कि हमें, आर्या ने सांस फूलते हुए कहा। क्या वह पहले भी ऐसा कर चुका है? सूरी ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उसकी आवाज में उसके आश्चर्य का पता चल रहा था। हाँ, आर्या ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी आंखें सूरी से स्थिति की गंभीरता को समझने की विनती कर रही थीं। लेकिन यह कभी इतना गंभीर नहीं था। यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। सूरी को यह जानकारी पचाने में कुछ समय लगा। ऐसा लग रहा था कि अमन जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा दुखी था। अमन के विकास को देखकर उसने उसे एक मजबूत, गौरवशाली व्यक्ति के रूप में सोचा था, लेकिन ऐसा लगता था कि कठोर बाहरी आवरण के पीछे उसके अतीत के गंभीर दर्दनाक घाव छिपे हुए थे। वह अपने लोगों के रीति रिवाजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जो उसे अपने आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर कर रहे थे और हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। तो अमन के मामले में यह कैसे आसान होगा? वह नहीं जानती थी कि अमन को कितनी क्रूरता झेलनी पड़ी थी और कितनी बार उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ा गया था, लेकिन उसने अमन के शरीर पर डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किए जाने के निशान देखे थे। शुरू में उसने सोचा कि ये निशान पिछली दुर्घटनाओं के कारण हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार ये सभी निशान कठोर दुर्व्यवहार के कारण आए थे। अमन द्वारा उसके सामने बनाई गई छवि थोड़ी हिल गई, लेकिन गलत तरीके से नहीं। इसके बजाय यह इस बात की प्रेरणा थी कि कैसे एक व्यक्ति ने सभी प्रकार की जंजीरों के बावजूद उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत की। यदि वह उसकी जगह होती तो सूरी जानती थी कि वह मरने के बारे में सोचती। आखिरकार हर दिन दर्द सहने और बेहतर समय की उम्मीद करने से मरना बेहतर है, क्योंकि अगला दिन पिछले दिन से भी बदतर है। जब वह और आर्या गहरी सोच में डूबे हुए थे तो उन्होंने एक नर्स को अमन के केबिन में तेजी से आते देखा। क्या हुआ? सूरी और आर्या ने घबराकर एक स्वर में पूछा। मुझे उस कमरे से फोन आया था। यह सुनकर सूरी और आर्या के हाव भाव बदल गए और वे नर्स के पीछे केबिन में चली गईं, जहां उन्होंने देखा कि अमन अपने शरीर से लगी सुइयों और सॉर्स को निकाल रहा है और बिस्तर के पास बैठ गया है। सूरी और आर्या की सांसें रुक गईं जब उन्होंने एक अंधेरी, बेजान निगाह देखी जिसमें कोई भावना नहीं थी। कदमों की आवाज सुनकर अमन ने समूह की ओर देखा और हताश स्वर में कुछ बुदबुदाया। मुझे वापस जाना है। मैं BBSR में वापस जाना चाहता हूं। यह जगह बहुत घुटन भरी लगती है। अमन के अचानक अनुरोध से दोनों महिलाएं दंग रह गईं। आर्या और सूरी ने उसे मनाने की कोशिश की कि वह कुछ और दिन रुक जाए, जब तक कि वह पूरी तरह से ठीक न हो जाए, लेकिन अमन ने उनकी बात नहीं मानी। ऐसा लगा कि यह एक ऐसा आदेश था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा उन्होंने अमन की आंखों में बेचैनी भी देखी। वह डरा हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि वह जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलने के लिए उत्सुक लग रहा था। सौभाग्य से गहन जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया कि अमन खतरे से बाहर है और तत्काल कोई चिंता की बात नहीं है। साथ ही डॉक्टर अमन के शरीर की आगे की जांच करने में भी काफी उत्सुक थे, क्योंकि युवक की ठीक होने की गति ने उन्हें और अस्पताल के सभी डॉक्टरों को चौंका दिया था। कुछ ही दिनों में अमन का शरीर काफी हद तक ठीक हो गया था, जबकि दूसरों को उसके बराबर ठीक होने में लगभग 1 महीने का समय लगा। यह चिंताजनक था और उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या इसके पीछे कोई रहस्य है। कुछ लोगों ने अमन से शोध और प्रयोगों के लिए रुकने की विनती की, यह अनुमान लगाते हुए कि यह उसके वंशानुगत कारक के कारण था या किसी प्रकार का उत्परिवर्तन था जिसे वे उत्सुकता से उजागर करना चाहते थे। हालांकि अमन ने उनकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया। कुछ लोगों ने अधिक चरम उपाय अपनाने पर विचार किया, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा विचार मन में ला पाते, सूरी ने उन पर कठोर प्रहार किया। डिस्चार्ज के दौरान डॉक्टर ने अमन से उसके खान पान और जीवन शैली से जुड़ी अन्य बातों के बारे में प्रश्न पूछे, जिससे कुछ जानकारी मिल सके, जिसका अमन ने बहुत ही ठंडे लहजे में उत्तर दिया। मैं शराब नहीं पीता, मैं धूम्रपान नहीं करता, मीठी चीज़ों को छोड़कर मैं ज़्यादातर तली हुई चीज़ों से परहेज करता हूँ और बारबेक्यू और तंदूर खाना पसंद करता हूँ। वास्तव में यदि दिखावे के लिए नहीं तो वह यहाँ कुछ लोगों का गला घोंटना चाहता था,
क्योंकि उसे यकीन था कि कुछ लोग स्टीव के साथ मिले हुए थे, अन्यथा उसे वह दवा किसने दी होगी जिससे वह जबरदस्ती जाग गया। अमन की बातें सुनने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर जो भाव थे वे देखने लायक थे। क्या यह वही नहीं है जो अधिकतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग करते हैं? आपके पास ऐसा क्या है जो इसे अलग बनाता है? डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा। अमन ने डॉक्टर के चेहरे पर कुत्ते जैसी मुद्रा देखी और छिड़कर जीभ चटकाई। स्पिरिट विटालाइजिंग चाय के प्रभाव से उनके चयापचय में वृद्धि के कारण उनकी उपचार दर में सुधार हुआ था, लेकिन वह यह नहीं बता सकता था, है ना? दूसरे, उन्होंने सिस्टम से प्राप्त 5 स्टेट पॉइंट भी बचाए थे, जिनमें से उन्होंने जीवन शक्ति में लगा दिया, और हालांकि यह संख्या महत्वहीन लग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। किसी व्यक्ति में जितनी ज्यादा जीवन शक्ति होगी, उसके घाव उतनी ही तेजी से भरेंगे। और अगर किसी भी सामान्य इंसान की औसत जीवन शक्ति पर विचार किया जाए तो उसका 5 पर खड़ा होना पहले से ही काफी उल्लेखनीय था। हवाई अड्डे पर सूरी की नजर अमन पर कड़वी नजर से पड़ी। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो इससे पहले कि हम विदा हों? उसकी आवाज कोमल और शांत थी, हालांकि अंदर से आवाज चटक रही थी। अमन ने उसकी नजरों का सामना किया। उसका हाव भाव समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह उसे ध्यान से देख रहा था। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखेंगे, उसने शांति से टिप्पणी की, हालांकि उसकी आंखों में अफसोस की झलक दिख रही थी। सूरी के होंठ उसके जवाब पर फड़फड़ा उठे। यह आदमी बर्फ के टुकड़े में बदल गया था। वह बहुत सी बातें कहना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वह अमन पर और मुसीबतें नहीं डालना चाहती थी। गहरी सांस छोड़ते हुए सूरी ने मामले की तह तक जाने का फैसला किया। मैंने इस घटना की जांच की है। 90% निश्चितता है कि इसके पीछे रिचर्ड का हाथ है। और बाकी %? अमन ने पूछा। हमें अदालत के लिए सबूत पुख्ता करने के लिए उस ड्राइवर को पकड़ना होगा जो भाग गया है, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि यह वही है, सूरी ने स्पष्ट किया। उसकी आवाज में दृढ़ निश्चय था और उसने पूछा, और आप उसके बारे में क्या करना चाहते हैं? अमन की नजर शांत भाव से हवाई अड्डे के व्यस्त टर्मिनल पर घूमी और फिर सूरी पर जाकर टिक गई। अभी के लिए उसे छोड़ दो, अमन ने धीमी और विचारपूर्ण आवाज में उत्तर दिया। क्या तुम्हें यकीन है? सूरी ने उसके चेहरे पर किसी भी तरह की झिझक को देखते हुए जोर दिया। अमन चुप रहा, उसका चेहरा दृढ़ था। सूरी से एक और शब्द कहे बिना वह आर्या की ओर मुड़ा। चलो चलें, अमन ने अंतिम स्वर में धीरे से कहा। आर्या ने सिर हिलाया और आगे बढ़ी तथा अमन की व्हीलचेयर को प्रस्थान द्वार की ओर धकेल दिया। मुड़ते समय अमन ने कुछ देखा। नाम सूरी बैरेट, स्नेह 60। यह एक आश्चर्य की बात थी, लेकिन अमन के लिए यह इतना भी आश्चर्यजनक नहीं था कि वह उत्सुक हो सके। जैसे ही उनकी आकृतियां उसकी नजरों से ओझल हुईं, सूरी का शांत चेहरा डगमगा गया। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से कठोर हो गईं और किसी बाघिन की तरह चमक उठीं जो अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार हो। उनके जाने के बाद सूरी अपनी कार से शहर के बाहर एक सुनसान हवेली में चली गई। दिन भर की थकान भरी यात्रा के बाद वह खेतों के पास पहुंची। बहुत कम लोग इस प्रतिबंधित स्थान के पास जाने का साहस करते थे, क्योंकि यह एक प्रसिद्ध अधिपति सिंह के क्षेत्र का हिस्सा था। अपनी संपत्ति और प्रभाव के बावजूद सिंह ने सामाजिक मामलों में अपनी उपस्थिति बनाए रखी, जबकि सूरी के पैतृक परिवार बैरेट्स के विपरीत, जिनके व्यापक संबंध थे। जैसे ही उसकी कार बिना किसी बाधा के एस्टेट में घुसी, सूरी बाहर निकली और उसने एक युवक को एक शांत मुस्कान के साथ आते देखा। वह उसका चचेरा भाई था जो सिर्फ 25 साल का था, लेकिन पहले से ही सिंह परिवार के कारोबार की देखरेख कर रहा था। वह इस जगह का अधिपति था जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त था, जिसमें हथियारों, कारों और उन चीजों की तस्करी शामिल थी जिन्हें लोग ऊंची आधिकारिक प्रक्रियाओं और करों से गुजरे बिना ले जाना चाहते थे। जहां तक अन्य अवैध गतिविधियों जैसे कि ड्रग्स आदि का सवाल है, अगर वह ऐसा करने की हिम्मत करता तो उसका मायका वाला उसकी टांगें तोड़ देता और उसे भीख मांगने के लिए झुग्गियों में फेंक देता। शर्ट और ग्रे पैंट पहने हुए वह युवक बहुत ही आकर्षक लग रहा था। उसने सूरी को गले लगाया और एक मजेदार सवाल पूछा, अगर वह महिला न होती तो क्या तुम मुझसे मिलने आते? सूरी ने जानबूझकर सिर हिलाया और कहा, कौन जानता है। इसके अलावा उस महिला का मेरे लिए कोई मतलब नहीं रह गया है जब से उसने अपने नुकीले दांत दिखाए हैं।
उसके चचेरे भाई ने भौहें उठाईं और पूछा, उसने तुम्हें परेशान करने के लिए क्या किया? सूरी ने आह भरते हुए समझाया, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, फिर भी उसने रिचर्ड के लिए मुझे धोखा दिया। हमारी दोस्ती के लिए मैंने जो प्रयास किया उसका उसके लिए कोई मतलब नहीं था। मैंने उसे बर्दाश्त किया क्योंकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसके चचेरे भाई ने ध्यानपूर्वक सूचीबद्ध किया। रिचर्ड की संलिप्तता, यहीं से यह दिलचस्प हो जाता है, सूरी ने आगे कहा। मैंने जांच की तो मुझे एक सामान्य कड़ी मिली। इसके अलावा आज सुबह हुई घटना याद है? रिचर्ड को मेरे बारे में जानकारी कैसे मिल रही है? अगर उसके पास मुझे टैग करने के लिए लोग हैं तो मुझे अपने गुप्त रक्षकों की क्षमताओं पर भरोसा है कि वे उन्हें चकमा दे देंगे। उसकी चचेरी बहन ने सोच विचार कर सिर हिलाया और चिढ़ाते हुए बोली, और लड़के के बारे में क्या? क्या तुम्हें वह पसंद था या तुम्हें उस पर हक था, है ना? सूरी का चेहरा गंभीर हो गया। मत करो, नहीं तो मैं अंकल को तुम्हारी औरत को रखने की गलत हरकतों के बारे में बता दूंगी। मेरे पास पिछले महीने की तस्वीरें हैं जब तुम एयरपोर्ट से चुपके से गुजर रहे थे। उसके चचेरे भाई ने घबराकर कहा, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगा, बस मेरे पिता को इसमें शामिल मत करना। सूरी ने दृढ़ता से सिर हिलाया, मुझे उस औरत से मिलवाओ। उसके चचेरे भाई ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर सूरी को हवेली के नीचे स्थित भूमिगत आधार की ओर ले गया। सिद्धू सूरी को हवेली के भूमिगत तहखाने में ले गया जो मंद प्रकाश से जगमगा रहा था तथा ठंडे कक्ष की हवा में ठंडक घुली हुई थी। मार्था को केवल अंडरवियर में कमरे के बीच में एक कुर्सी से कसकर बांध दिया गया था। उसका थका हुआ शरीर सिर से पैर तक पानी से भीगा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके मुंह में एक गैग ठूंस दिया गया था जिससे उसका दम घुट रहा था। उसकी आंखें मंद रोशनी वाली जगह पर घूम रही थीं। वह सोने के लिए तरस रही थी। वह बेहोश हो जाना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर में कुछ ऐसा इंजेक्ट किया गया था जिससे वह जागती रही, चाहे वह कितनी भी थकी हुई क्यों न हो और सोने की कोशिश कर रही हो। दीवारें पूरी तरह काले रंग से रंगी हुई थीं, जो स्थिति की नीरसता में भ्रामक आराम जोड़ रही थीं। हर कोने में छोटे छोटे कैमरे लगाए गए थे जो यह सुनिश्चित कर रहे थे कि हर पल को कैद किया जाए और उस पर नजर रखी जाए। सूरी कमरे के बाहर एक बड़े मॉनिटर से लाइव फीड देख रही थी। मार्था बेकाबू होकर कांप रही थी, भ्रूण की मुद्रा में बैठी थी। उसकी आंखें घबराहट में चमक रही थीं। क्रंग। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला और एडी की आवाज गूंजने लगी। मार्था, जिसे एक कोने में धकेल दिया गया था, उस परिचित व्यक्ति को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। सूरी, मेरा विश्वास करो, यह मैं नहीं था। मैं कभी भी अमन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। रिचर्ड ने मुझे सिर्फ तुम और अमन पर नजर रखने के लिए कहा था। मार्था की चीख पूरी तरह से हताशा से भरी हुई थी। उसकी आवाज कांप उठी और उसने विनती की, सूरी, कृपया मेरा विश्वास करो। यह मेरी गलती नहीं थी। मेरा कभी भी अमन को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। रिचर्ड ने मुझे तुम पर जासूसी करने के लिए मजबूर किया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। कृपया आपको समझना होगा। यातना के बाद मार्था एक कंगाल महिला बन गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उस पर आंसू बह रहे थे। उसकी आंखें खाली और खोई हुई थीं। दर्द ने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी थी, जिससे वह कांप रही थी और हार मान रही थी। उसकी चीखें अब सिर्फ हल्की सी कराह में बदल गई थीं और दया के लिए उसकी पहले की गुहार की जगह गहरे भयावह दुख ने ले ली थी। वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी, अपनी पीड़ा और पछतावे से अभिभूत थी। सूरी को स्थिर खड़ा देखकर मार्था का दिल डर से धड़कने लगा। वह चिल्लाने और गिड़गिड़ाने वाली थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि सूरी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जाने से पहले ही मुड़ गई। टकराना। मार्था को लगा कि उसका दिमाग टूट गया है। सूरी की चुप्पी ने शायद उसे परेशान कर रखा था और किसी भी चीज से अधिक उसे चोट पहुंचाई थी। उसका चचेरा भाई सिद्धू सूरी के पास खड़ा था और चुपचाप यह सब देख रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद सूरी सिद्धू की ओर मुड़ी, जिसने पूछा, तुम्हारा क्या सुझाव है कि हम आगे क्या करें? क्या मुझे उन्हें उसकी टांगें तोड़ने का आदेश देना चाहिए? सूरी ने झिझकते हुए अपना सिर हिलाया। अभी के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अच्छी सेहत में रहे। उसे दिन में 3 बार खाना खिलाएं, भले ही इसके लिए उसे मजबूर करना पड़े। साथ ही उसे सोने न दें और उस पर ठंडा पानी छिड़कते रहें।
वास्तव में वह जानती थी कि मार्था ने उसे पहले ही बेच दिया था, लेकिन उसके बचपन के दोस्तों में से एक होने के नाते सूरी ने कुछ लाइसेंस दिखाने का फैसला किया। आखिरकार उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं किया गया था, लेकिन कौन जानता था कि वह रिचर्ड से अमन के बारे में बात करेगी और उसके चरित्र को जानने के बावजूद उसे ईर्ष्यालु बना देगी। इसके अलावा जब अमन कॉफी शॉप से चला गया तो उसने ही रिचर्ड को अमन की टैक्सी का नंबर और स्थान बताया था। जैसे ही अमन को चोट पहुंची, सूरी ने सारा दिखावा खत्म करने का निर्णय कर लिया। सिद्धू ने अनिच्छा से सिर हिलाया। मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन हो सकता है कि वह मर जाए। तो क्या हुआ? सूरी की ठंडी आवाज सुनकर सिद्धू चौंक गया, जिससे उसे ठंड लग गई। चिरपरिचित ठंडक देखकर सिद्धू कांपने से खुद को नहीं रोक सका। परिवार में बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वह, जो एक लड़ाकू के रूप में प्रशिक्षित था और इस व्यवसाय को संभालता था, स्पष्ट रूप से जानता था कि सूरी कितना शानदार हो सकता है। यद्यपि उसके कानूनी कागजातों में उसकी उम्र 3 या 4 वर्ष बताई गई थी, परंतु वास्तव में वह 7 वर्ष की होने वाली थी। उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सूरी ने न केवल उत्कृष्टता हासिल की, बल्कि बेजोड़ प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया। एक कठिन बहस के बाद परिवार ने उसे एक भावनाहीन वध मशीन के रूप में प्रशिक्षित करने का फैसला किया। हालांकि उसकी मां को अपनी बेटी पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के डर से सूरी से भागने का आग्रह किया। स्वाभाविक रूप से विशाल दुनिया में छिपना मुश्किल था, लेकिन हर किसी के सबसे अजीब सपने के अनुसार सूरी सेना में छिप गई, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने सेना में 5 साल बिताए कठोर प्रशिक्षण से गुजरा। बदले में उसने अपने परिवार को यह चेतावनी देकर तबाह कर दिया कि वह उस पर ज्यादा दबाव न डाले। उसने सदस्यों को ब्लैकमेल किया और धमकी दी कि वह उनके रहस्यों को उजागर कर देगी। सिंह भले ही व्यवसाय में स्थापित नहीं थे, लेकिन इंद्र की सेना में उनकी गहरी जड़ें थीं। ईव सिद्धू, जो एक अधिपति के रूप में कार्य करते थे, इंद्र के गुप्त एजीटी को सहायता प्रदान करने वाले दोहरे एजीटी की तरह थे। मातृपक्ष की पारिवारिक बाधाओं को हल करने के बाद हर कोई सोच रहा था कि सूरी आगे क्या करेगी। वह एक अभिनेत्री बन गई और सभी को यह अंधेरे में छोड़ दिया कि वास्तव में उसके दिमाग में क्या चल रहा था। सिद्धू ने मार्था की ओर दया से देखा और सोचा कि उसे सोती हुई शेरनी को क्यों उकसाना पड़ा। मैं उसके गायब होने की स्थिति को संभाल लूंगी। मैं रिचर्ड की प्रतिक्रिया देखना चाहती हूं और उसे दिखाना चाहती हूं कि रिचर्ड के लिए वह उसकी कई फूहड़ लड़कियों में से एक है, कुछ खास नहीं, सूरी ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में इस्पात का सा रंग था। सिद्धू ने फिर सिर हिलाया। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उसकी हड्डियां यहीं रहें, वह कुछ भी उजागर नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं कुछ लोगों को उसकी मौत का झूठा दावा करने के लिए बुलाऊंगा। अच्छा, सूरी ने रूखे स्वर में उत्तर दिया। मेरी मां को बता देना कि मैं 1 महीने में वापस आ जाऊंगा। हम जश्न मनाएंगे। अंतिम संकेत देकर सिद्धू सूरी के साथ मॉनिटर रूम से बाहर चला गया और मार्था को उसकी भयानक कैद में अकेला छोड़ गया। अमन और आर्या B.B.S.R हवाई अड्डे पर अपनी उड़ान से उतरे। आर्या बड़ी सावधानी से अमन की व्हीलचेयर को धक्का दे रही थी। अमन दूर दूर तक अपने विचारों में खोया हुआ लग रहा था। तभी अचानक हवाई अड्डे के शोर में चीखने की आवाज आई। अमन! आवाज में उत्तेजना और पीड़ा दोनों भरी हुई थी और अमन का ध्यान उस पर गया। उसकी नजर भीड़ में से गुजरी और सेलिना और एलिना पर पड़ी, जो पागलों की तरह उसकी ओर बढ़ रही थीं। अमन के प्लास्टर लगे पैर और उसके दाहिने हाथ पर लगी पट्टी को देखकर सेलिना का चेहरा उतर गया और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के प्रयासों के बावजूद उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अमन, तुम्हें क्या हुआ? उसने घुटते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या यह दर्दनाक है? एलिना, जो छोटी और दिखने में कांप रही थी, अमन के पास दौड़ी। उसके चेहरे पर गुस्से और परेशानी का मिला जुला भाव था। बड़े भाई, क्या आप ठीक हैं? मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। उसकी आंखें, जो हमेशा चमकीली और शरारत से भरी रहती थीं, अब चिंता से घिर गई थीं। भगवान वाकई बहुत निर्दयी है। अमन ने उनकी चिंता कम करने की कोशिश करते हुए एक हल्की, आश्वस्त मुस्कान पेश की। मैं ठीक हूं, बस थोड़ी चोट लगी है। आप दोनों को देखकर अच्छा लगा। अमन को जबरदस्ती मुस्कुराता देख सेलिना और आर्या का दिल टूट गया।
अपनी लाख कोशिशों के बावजूद उसकी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द उनकी आंखों से छिप नहीं पाया। सेलिना ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने आंसू पोंछे, खुद को संभालने की कोशिश करते हुए। हम बहुत चिंतित थे। हमने आपसे पहले संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आर्या ने नजर घुमाई, उसकी नजर एक चमकदार काली कार पर पड़ी जो अचानक उनके सामने आकर रुकी। गाड़ी की काली खिड़कियां और उसकी भव्य उपस्थिति किसी खतरे का आभास दे रही थी। एलिना की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने कार को देखा। उसका छोटा शरीर हिल रहा था। वह कौन है? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। आर्या का हाथ धीरे से उसके बगल की ओर बढ़ा। उसकी नजर गाड़ी पर केंद्रित थी। हमें अभी तक पता नहीं है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। सेलिना और एलिना ने असहज दृष्टि से एक दूसरे को देखा, जबकि एरिया ने अमन की व्हीलचेयर को इस प्रकार पकड़ लिया मानो वह उसे आने वाले किसी भी खतरे से बचाने जा रही हो। अमन अपनी चोटों के बावजूद अपनी कुर्सी पर सीधा खड़ा हो गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। पास रहो, उसने सेलिना और एलिना को धीरे से निर्देश दिया। हम पता लगा लेंगे कि यह क्या है। जैसे जैसे वह आकृति करीब आती गई, हवा में हलचल साफ देखी जा सकती थी। दृश्य पुनर्मिलन के क्षण से अनिश्चितता के क्षण में बदल गया था। काली कार के आगमन के साथ एक नई और अज्ञात चुनौती की शुरुआत हुई। जो कार अभी अभी गुजरी थी, वह पीछे मुड़ी और खिड़की धीरे धीरे नीचे हो गई, जिससे एक सुंदर चेहरा दिखाई दिया जिसकी आंखें काले धूप के चश्मे से ढकी हुई थीं। उस परिचित चेहरे को देखकर अमन का दिल ठंडा पड़ गया। वह उस व्यक्ति से दिल से घृणा करता था। नूह की मुस्कुराहट हवा में फैल गई, क्योंकि उनके अतीत की कड़वी यादें वापस आ गईं। सिर्फ 19 साल की उम्र में अमन ने सिर्फ एक बार शराब पी थी, एक क्लास पार्टी में जहां नूह के प्रभाव ने उसे गुमराह कर दिया था। अगली सुबह वह कूड़े के ढेर में जाग गया, जिससे उसे एक कठोर सबक मिला। अमन, काफी समय हो गया है, नूह ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में उपहास भरा भाव था। नूह, अमन ने धीमी आवाज में कहा। उसके पीछे एलिना ने दोनों के बीच नजर डाली। उसके चेहरे पर आश्चर्य और उलझन का मिश्रण था। भाई, क्या वह तुम्हारा दोस्त है? अमन के जवाब देने से पहले नूह ने आकर्षक मुस्कान के साथ एलिना की ओर रुख किया। बेशक, हम पुराने दोस्त हैं, उसने सहजता से जवाब दिया और फिर अपनी नजरें अमन की ओर घुमाईं। हालांकि अमन के जवाब देने से पहले ही सेलिना आगे बढ़ी और उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज में चिंता थी। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन तुम दोस्ताना व्यवहार नहीं कर रहे हो और यह समय नहीं है। सेलिना के पास खड़ी आर्या ने कहा। हां, तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। नूह ने सेलिना और आर्या की ओर तेजी से रुख किया। उसका व्यवहार ठंडा और उपेक्षापूर्ण हो गया। यह तुम्हारा मामला नहीं है, उसने बीच बचाव करने की उनकी कोशिशों को रोकते हुए कहा। लेकिन सेलिना ने कहना शुरू किया, लेकिन नूह की ठंडी निगाहों ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। इससे दूर रहो, नूह ने आदेश दिया। उसकी आवाज में बहस के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, एलिना चुपचाप खड़ी रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सामने हो रहे टकराव पर वह क्या प्रतिक्रिया दे। इस बीच अमन का जबड़ा निराशा से कस गया। उसकी आंखें नूह से मिल गईं। बधाई हो अमन, लगता है तुमने सही मायनों में काफी अच्छा काम किया है, नोआ ने कहा। उसकी आवाज में व्यंग्य झलक रहा था। नूह ने अपनी जीभ छटकाई। उसके चेहरे पर एक कड़वी अभिव्यक्ति झलक उठी जब उसने अमन पर ब्रेसिज और पट्टियां देखीं। ऐसा नहीं लगता कि आपके पास खुश रहने के लिए ज्यादा दिन बचे हैं, नूह ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। नूह, अमन की आवाज क्रोध से भरी हुई गड़गड़ाहट से भर गई। बात को घुमाना बंद करो और सच बोलो, अमन ने मांग की। उसकी हताशा स्पष्ट थी। नूह की मुस्कुराहट तुरंत फीकी पड़ गई और उसकी जगह एक ठंडी निगाह ने ले ली। दरअसल यह एक संयोग था कि उसे अमन की दुर्घटना के बारे में पता चल गया था। दुर्घटनाएं हर दिन होती थीं, लेकिन जिस बात ने सभी का ध्यान खींचा वह थी सूरी और कई लोगों की मौजूदगी जिन्होंने इसे रिकॉर्ड किया, जिसे किसी ने ऑनलाइन पोस्ट करने के बाद व्यापक रूप से जाना। नूह वीडियो देख रहा था और अचानक उसे एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। अपने संपर्कों से पूछने पर उसे अमन के अफेयर्स के बारे में पता चला और किसी कारणवश इसका स्वाद बहुत बुरा रह गया। अमन को घृणा से देखते हुए उसने अपने होंठ खोले। अपनी जगह जानो,
नूह ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जहां तुम्हारा हक नहीं है वहां हस्तक्षेप मत करो, और अगर हिम्मत है तो अगली बार जब तुम मेरे सामने आओ तो अपना सिर झुका लेना, क्योंकि उसकी आवाज अशुभ रूप से धीमी पड़ गई। यह पूरा शहर मेरा खेल है, यहां की हर चीज मेरी है, और अगर आप इसमें बाधा डालने की कोशिश करेंगे तो यह अच्छा नहीं होगा। अंतिम चेतावनी देते हुए नूह ने तेजी से कार मोड़ी और दरवाजा बंद कर दिया तथा ड्राइवर को जाने का निर्देश दिया। जैसे ही कार तेजी से चली गई और धुएं का एक निशान तथा जले हुए रबर के टुकड़े हवा में लटकते हुए दिखाई दिए, सेलेना, एलेना और आर्या पास ही खड़ी थीं। उनके चेहरे पर चिंता, अविश्वास और भय का मिश्रण दिखाई दे रहा था। उन्होंने एक दूसरे को देखा, लेकिन वे इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि जो स्थिति उन्होंने अभी देखी थी उसका क्या अर्थ निकालें। वह आदमी आया, बोला और अपना अहंकार दिखाकर ऐसे ही चला गया। अमन तेजी से आती कार को देखता रहा और एक छड़ी के सहारे खड़ा हो गया। अमन, तुम क्या कर रहे हो? सेलिना चिल्लाई, जबकि आर्या उसका समर्थन करने के लिए उठी, लेकिन अमन ने उसे झटक दिया। मैं अकेला जाना चाहता हूं, लेकिन कृपया। अमन के शब्दों ने उसे रोक दिया, जिससे आर्या और सेलिना घबराहट में पड़ गए। वे अमन के शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं की जटिलता को सुन सकते थे। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा आत्मसंदेह और दुविधा में था। अमन, आप घायल हैं और आपको मदद की जरूरत है। मेरे लिए बस एक टैक्सी का इंतजाम कर दो। मैं अपने विचारों पर पुनर्विचार करने के लिए कुछ समय अकेले में बिताना चाहता हूं, अमन ने दृढ़ता से उत्तर दिया। क्लिक करें। नल। अमन कुछ देर के लिए दरवाजे पर खड़ा रहा और एक विशाल जगह को घूरता रहा। वह घर, जो आमतौर पर गर्म और आरामदायक लगता था, किसी कारण से अकेला और ठंडा लग रहा था। उसने गौर से देखा कि यह जगह अच्छी तरह से बनी हुई थी और इसमें धूल का एक कण भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि आंटी सेलिना ने इस जगह का ख्याल साफ तौर पर रखा था। सब कुछ छोड़कर अमन छत की ओर चल पड़ा। रेलिंग के पीछे खड़े होकर उसकी आंखें उत्तर की तलाश में इधर उधर घूम रही थीं। क्यों? उसके मुंह से एक जोरदार आवाज फूट पड़ी। हर बार जब मैं एक कदम पीछे हटता हूं तो कुछ बुरा क्यों होता है? बस क्यों? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अमन पीड़ा से चिल्लाया। उसकी कर्कश आवाज आसमान में गूंज रही थी, एकाकी परिदृश्य में गूंज रही थी। यह सिर्फ वह था जो अपनी बेबाक भावनाओं को व्यक्त कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है, या ऐसा उसने सोचा था। होस्ट, आप अकेले नहीं हैं। आप सिर्फ दयनीय लोगों में से एक हैं, लेकिन अकेले नहीं। अमन सिस्टम की बातें सुनकर कुछ देर के लिए रुक गया। अजीब बात है, उसका अपमानजनक सिस्टम कभी कभी बहुत ही दयालुता से बात करता है। यह आदमी 99% अपमानजनक था, लेकिन वह परसेंट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो? मुझे बताओ, क्या मैं बिना किसी सिस्टम के सचमुच बड़ा आदमी बन सकता हूं जैसा कि तुमने कहा? मेजबान ऐसा कर सकता था, लेकिन सुनकर अमन की भौहें तन गईं। मेजबान की किस्मत अच्छी नहीं है। वहां पहुंचने के लिए मेजबान को जितनी तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, उससे मेजबान को अब इंसान जैसा महसूस नहीं होगा। दिन में मेजबान बस एक मशीन की तरह होगा, और इतना कुछ होने के बावजूद ऐसा एक भी समय नहीं होगा जब मेजबान सच में खुश हो। आपने अच्छा काम करने और दूसरों को नीचे ले जाने की कोशिश की। अफसोस, डी में मेजबान हार गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो क्या यही मेरी मंजिल है? लेकिन अब जब व्यवस्था ने दखल दे दिया है, तो दुनिया मुझे मजबूत विरोधियों के सामने खड़ा करके इसे सही करने की कोशिश कर रही है। अमन ने अपने विचार जोर से बोले। उसने कई उपन्यास पढ़े थे और जानता था कि कुछ संतुलनकारी आंकड़े काम कर रहे हैं। हो सकता है कि उसने पहले इस पर विश्वास न किया हो, लेकिन अगर कोई व्यवस्था संभव है तो वह सब कर्म और अन्य चीजें भी संभव हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन इसीलिए मैं यहां हूं। होस्ट और वे सभी लोग जिन्हें सिस्टम विरासत में मिला है, उनके अच्छे कर्म हैं और उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए, लेकिन किसी कारण से उन्हें बहुत सारी बुरी किस्मत का सामना करना पड़ा। इसे सुधारने के लिए प्रत्येक को सिस्टम पाने का मौका दिया गया था, लेकिन वे सभी इसे हासिल नहीं कर सके। अमन एक जटिल नजर के साथ जी पर गिर गया। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन उसकी धुंधली आंखें और अधिक ठंडी होती जा रही थीं। क्या
अब आप कोई रिवाइज क्वेस्ट जारी नहीं करने जा रहे हैं? नहीं, सिस्टम ने मेजबान को खोज और मौके देकर हिम्मत दी है। पहले की खोज सिर्फ मेजबान को रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए थी, लेकिन अब मेजबानों को अपना खुद का चुनाव करना होगा। मेरी सलाह थी कि जब तक आप चलना और दौड़ना नहीं सीख जाते, तब तक मेजबान की मदद करें। मेजबान के पास पहले से ही एक दुकान और एसपी कमाने के साधन हैं। इसलिए अब कोई छोटा मिनी या छोटा प्रकार का क्वेस्ट नहीं होगा। अब से होस्ट को केवल मुख्य मिशन ही प्राप्त होंगे। अब मेजबान पहले से ही आत्मनिर्भर है। मैं समझता हूं तो यही कारण है कि मुझे और अधिक कार्य नहीं मिल रहे हैं, अमन ने समझदारी भरे भाव से कहा। तो अगला मिशन क्या है? मिशन मेजबान की दिशा पर आधारित है और सबसे पहले मेजबान के विचार अव्यवस्थित हैं। आपको सबसे पहले अपने दिमाग को साफ करना होगा और कदम उठाने शुरू करने होंगे और एक काल्पनिक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। अच्छा, अमन परेशान नहीं था, बल्कि उसे लगा कि यह एक अच्छी बात है। दृढ़ निश्चयी भाव से उन्होंने अपने एसपी की ओर देखा, जो पहले ही 500,000 तक पहुंच चुका था। वह बड़ा परिवर्तन करने के लिए यथासंभव उन्हें बचा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब समय आ गया है। स्वयं के साथ साथ विश्व को भी बदलना है। एक ऐसा परिवर्तन जो शीघ्र ही तूफान की तरह आने वाला था तथा सभी की जड़ों को हिलाकर रख देने वाला था। वापस लौटने के बाद अमन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और योजना बनाने लगा। सबसे पहले उसे सुरक्षा गार्ड की जरूरत थी। हर चीज के बढ़ने के साथ वह बेचैन नहीं रहना चाहता था, लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर घबराता रहता था। इसलिए भले ही यह महंगा हो, लेकिन इससे पहले कि कुछ और गलत हो जाए, उपाय करना बेहतर था। अमन ने पहले ही रयान को गार्ड की भर्ती शुरू करने का संदेश दे दिया था। रयान को बस संभावित उम्मीदवारों की तलाश करनी थी और अंतिम चयन के लिए अमन को उनके कौशल को देखने के बाद निर्णय लेना था। अमन को लगा कि उसे काम में तेजी लाने की जरूरत है। अब ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने का समय आ गया है। सबसे बड़ा पुरस्कार जो उसे मिला था वह मुख्य खोज को पूरा करने से मिला था। एक ऐसा कार्ड जो ज्यादा नहीं लगता था, लेकिन दिमाग को उड़ा देने वाला था। पहला था टेक्नोलॉजिकल सिम्युलेटर स्पेस। तकनीकी सिम्युलेटर स्पेस एक उप आयामी क्षेत्र जिसे वर्तमान दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकी मशीनों की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्पेस के भीतर समय सामान्य दर से 3 गुना तेजी से बहता है, जिससे तेजी से प्रयोग और विकास संभव होता है। इस सिम्युलेटर का उपयोग करने के लिए सबसे पहले इसकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए सभी वांछित तकनीकी मशीनरी सहित लेआउट को डिजाइन और योजना बनाना होगा। समय सीमा: यह अंतरिक्ष केवल 1 वर्ष तक ही अस्तित्व में रहेगा। यह एक ऐसा पुरस्कार था जो सब कुछ बदल सकता था। अनुसंधान करने के लिए नवीनतम तकनीक उपलब्ध कराता था। हालांकि अमन अभी तक इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं कर पाया था, क्योंकि उसे इष्टतम कार्यक्षमता के लिए स्थान को डिजाइन करना था और वह इसमें कुशल नहीं था। ऐसे जटिल कार्यों के लिए शक्तिशाली गणनाओं और मशीनों की आवश्यकता थी, इसलिए इसके लिए उन्हें अपना स्वयं का आय बनाने की आवश्यकता थी, एक बहुत शक्तिशाली। इस बीच अमन ने प्रोग्रेस स्क्रिप्ट के साथ कुछ स्निपेट लिखने की कोशिश की थी, लेकिन यह काम नहीं कर रहा था। बाद में जब वह दुकान पर गया तो उसने प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए एक निर्दिष्ट प्लेटफॉर्म की खोज की और उनका विवरण देखकर चौंक गया। क्रोनोफोर्ज समय यात्रा सिमुलेशन के लिए अनुकूलित लौकिक विरोधाभासों और ऐतिहासिक डेटा पुनर्निर्माण के प्रबंधन की क्षमताओं के साथ। नेबुला स्क्रिप्ट गहरे अंतरिक्ष जांच और उपग्रहों को नियंत्रित करने के लिए अनुकूलित क्षुद्र ग्रह क्षेत्रों को नेविगेट करने और ब्रह्मांडीय फोमोन का विश्लेषण करने के लिए एल्गोरिदम के साथ। एरोस्क्रिप्ट वायुगतिकीय सिमुलेशन और ड्रोन झुंड समन्वय के लिए इंजीनियर वास्तविक समय हवा पैटर्न विश्लेषण और स्वायत्त उड़ान पथ अनुकूलन के साथ। बायोकोड जैव अभियांत्रिकी और जैविक सिमुलेशन के लिए विशेष, जिसमें जैव अभिव्यक्ति और प्रोटीन अंतःक्रियाओं के अनुकरण के लिए उपकरण हैं। पायरोलॉजिक आतिशबाजी प्रदर्शन और आतिशबाजी कोरियोग्राफी को नियंत्रित करने के लिए विकसित सटीक समय और दृश्य प्रभाव सिंक्रोनाइजेशन के लिए एल्गोरिदम के साथ। एनिग्मा क्रिप्ट विश्लेषण और कोड ब्रेकिंग के लिए डिजाइन किया गया, जिसमें जटिल सिफर को समझने और क्रिप्टेड संचार का विश्लेषण करने की विशेषताएं हैं।
स्पेक्ट्रा, वर्णक्रमीय विश्लेषण और दूरस्थ प्रक्षेपण के लिए अनुकूलित, उपग्रह इमेजरी और वायरोनमेंटल मॉनिटरिंग के प्रसंस्करण की क्षमताओं से युक्त। क्वांटमेश, सुरक्षित क्वांटम कुंजी वितरण और पेचीदा कण संचरण के लिए प्रोटोकॉल के साथ क्वांटम संचार नेटवर्क के लिए अनुकूलित। पल्स, वास्तविक समय शारीरिक निगरानी और स्वास्थ्य विश्लेषण के लिए इंजीनियर, महत्वपूर्ण संकेतों में विसंगतियों का पता लगाने और चिकित्सा आपात स्थिति की भविष्यवाणी करने के लिए एल्गोरिदम के साथ। और यदि ये तस्वीरें मन को झकझोर देने वाली नहीं थीं, तो अगली तस्वीरें निश्चित रूप से मन को झकझोर देने वाली थीं। ग्लिफोस्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्टिंग भाषा जिसका उपयोग जटिल एल्गोरिदम बनाने और चित्रलिपि प्रतीकों की मदद से पुरातात्विक डेटा का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। ज़िथस्क्रिप्ट, आकाशीय मानचित्रण और खगोलीय गणनाओं के लिए एल्गोरिदम विकसित करने हेतु तारामंडल प्रतीकों का उपयोग करने वाली भाषा। टेराफॉर्म, तत्व प्रतीकों का उपयोग करके यह भाषा एल्गोरिदम बनाती है जो भूवैज्ञानिक डेटा में हेरफेर कर सकती है और प्राकृतिक आपदाओं का अनुकरण कर सकती है। मिस्टिकोड, एक ऐसी भाषा जो रहस्यमय प्रतीकों का उपयोग करके ऐसे एल्गोरिदम को कोड करती है जो आध्यात्मिक ऊर्जा में हेरफेर कर सकते हैं और अलौकिक फोमा का अनुकरण कर सकते हैं। एक्वानेट, जल संबंधी प्रतीकों का उपयोग करते हुए यह भाषा पानी के नीचे रोबोटिक्स और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सिमुलेशन के लिए एल्गोरिदम बनाती है। ल्यूमिनोज, प्रकाश और ऊर्जा प्रतीकों पर आधारित एक भाषा जिसका उपयोग फोटॉन इंटरैक्शन और सौर ऊर्जा प्रणालियों का अनुकरण करने वाले एल्गोरिदम बनाने के लिए किया जाता है। क्वांटम स्क्रिप्ट, क्वांटम प्रतीकों का उपयोग करते हुए यह भाषा क्वांटम कंप्यूटिंग और परमाणु कण सिमुलेशन के लिए एल्गोरिदम विकसित करती है। इन सभी भाषाओं में विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोडिंग संरचनाओं के रूप में प्राचीन प्रतीकों का उपयोग किया गया था और उनका अध्ययन करने के बाद अमन ने कुछ सीखा। यद्यपि इन बहुमुखी भाषाओं का प्रयोग अनेक स्थानों पर किया जा सकता है, तथापि वे उस विशिष्टता की तुलना नहीं कर सकती जो एक अनुकूलित भाषा प्रदान कर सकती है। एआई के लिए दक्षता और सीखने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई और अनुरूप भाषाओं का उपयोग करने की आवश्यकता थी। तो फिर वह इसे पहले क्यों नहीं लाया था? उसकी हिचकिचाहट का कारण यह था कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा, सूची बदलती जाएगी। अब तक कोई भी आई उपलब्ध नहीं था, लेकिन जब वह प्रोफेशनल स्तर पर पहुंच गया तो उसके पास केवल 3 विकल्प उपलब्ध थे और वह कोई भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहता था। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने अंततः एक का चयन किया। यह इंसेप्शन था। इंसेप्शन न केवल एक प्रोग्रामिंग भाषा थी, बल्कि एआई विकास में एक आधारशिला थी। यह निर्माता को मजबूत कार्यात्मक प्रोग्रामिंग समर्थन और उन्नत समवर्ती सुविधाओं के साथ सशक्त बना सकता था। यह भाषा इंटेलिजेंट एल्गोरिदम और परिष्कृत एआई मॉडल तैयार करने के लिए आदर्श थी। इसकी मॉड्यूलर वास्तुकला ने कोड लेखन, प्रबंधन और डिबगिंग को सरल बना दिया, जिससे विभिन्न प्लेटफार्मों और ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित हुआ। इंसेप्शन अपने एक्सेसिबल डिज़ाइन के साथ सबसे अलग था, जिससे डेवलपर्स को नई सुविधाओं और लाइब्रेरीज को सहजता से एकीकृत करने में मदद मिली। मौजूदा भाषाओं और फ्रेमवर्क के साथ इसकी संगतता ने अत्याधुनिक एआई शोध से लेकर एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन तक विविध परियोजनाओं में सहज समावेश की सुविधा प्रदान की। 50,000 SP। अमन स्क्रीन को घूरता रहा और एक पल के लिए हिचकिचाया। सिस्टम, क्या मुझे छूट नहीं मिल सकती? नहीं, क्या कोई रास्ता नहीं है? अमन ने पूछा। वह कंजूस नहीं था, बल्कि वह तो बस यह देखना चाह रहा था कि क्या व्यवस्था उसके प्रति थोड़ी कठोर हो सकती है। अफसोस कि यह हृदयहीन बनी रही। कीमत थोड़ी भारी थी, लेकिन यह देखते हुए कि यह सूची में शीर्ष पर और भविष्य के विकास के लिए एक भाषा थी, अमन ने एक गहरी सांस ली और इसे क्लिक करने के लिए अपनी उंगली बढ़ा दी। स्वोश। निर्देशों का एक भारी और जटिल सेट उसके दिमाग में बैठ गया और उसे इसकी आदत डालने में एक पल लगा। अमन ने कुछ समय तक इंसेप्शन को देखा और इसकी तुलना प्रोग्रेस स्क्रिप्ट से की, तथा पाया कि अंतर को मात्र शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता।
इंसेप्शन को और अधिक भयावह बनाने वाली बात थी इसकी स्निपेट्स का उपयोग करके डेटा को चुपके से अध्ययन करने, विश्लेषण करने और एआई के उपयोग के लिए मॉड्यूल की प्रतिकृति बनाने की क्षमता। स्थानांतरण को एक अनुकूली वायरस की तरह कोडित किया गया था जो सिस्टम के अनुसार बदलने और उत्परिवर्तित होने में सक्षम था, जैसे कि उसका अपना मस्तिष्क हो और वह स्कैन से बच सकता था। अमन ने ठंडी हवा में सांस ली और महसूस किया कि यह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक भयावह था। यदि यह एक ही भाषा इतनी डरावनी है तो आगे आने वाली भाषाओं के बारे में क्या कहा जाए। उस समय अमन सोच रहा था कि किस प्रकार का पागल वैज्ञानिक या प्रोग्रामर इस विचार के साथ आया होगा। अपने आप को शांत करते हुए अमन ने काम पर लौटने का निर्णय लिया, लेकिन सिस्टम के स्क्रीन में परिवर्तन देखने के बाद उसने काम करना बंद कर दिया। दुकानों की सूची ताज़ा हो गई और इंसेप्शन के नीचे एक छोटा सा भाग दिखाई दिया जो गहरे भूरे रंग का हो गया। AI। वर्ष 5 में द्विपाद मानव ने कृत्रिम मानव बुद्धिमत्ता AI के विकास के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जो तकनीकी विकास में एक बड़ी छलांग है। यह AI दशकों के शोध और नवाचार का परिणाम है जो मानवीय सरलता और कंप्यूटेशनल कौशल के शिखर को दर्शाता है। अपने उन्नत संज्ञानात्मक कार्यों, असाधारण सीखने की क्षमताओं और अनुकूली व्यवहारों से परे, आही ने भावनाओं के अध्ययन और अभिव्यक्ति में महारत हासिल की है। आश्चर्यजनक सटीकता के साथ मानवीय उत्तेजनाओं को प्रतिबिंबित और समझा है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का इसका एकीकरण न केवल आही की मनुष्यों के साथ बातचीत को बढ़ावा देता है, बल्कि गहरे संबंधों और सहानुभूति चालित निर्णय लेने को भी बढ़ावा देता है। मूल्य 0,000। छूट मूल्य 50,000। कीमत देखकर अमन लगभग अपना संयम खो बैठा और जोर से चिल्लाया, लानत है,